गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम सीखेंगे कंट्रोल स्ट्रक्चर के बारे में। देखिए, कंट्रोल स्ट्रक्चर होते हैं जो प्रोग्राम के फ्लो को कंट्रोल करते हैं। मतलब प्रोग्राम चाहे कोई भी हो, प्रोग्रामिंग चाहे कोई भी हो, कोई भी लैंग्वेज हो, उस सब में कंट्रोल स्ट्रक्चर्स होते हैं। ठीक है, ऐसी संरचनाएं होती हैं जिनका उपयोग करके प्रोग्राम के फ्लो है, प्रोग्राम का जो प्रवाह होता है, उसे हम नियंत्रित कर सकते हैं। ये 3 प्रकार के होते हैं हमारे। फर्स्ट है सीक्वेंशियल, सिलेक्शन और लूप। देखिए, सीक्वेंशियल किससे बना है? सीक्वेंस से। ठीक है, सीक्वेंस का मतलब होता है क्रम। ठीक है, क्रम मतलब जो कथन होते हैं, किसी भी प्रोग्राम के कथन होते हैं, निर्देश होते हैं, जिस क्रम में हम उन्हें प्रोग्राम में लिखते हैं या टाइप करते हैं, वो उसी क्रम में निष्पादित हो जाएं। जैसे हम किसी प्रोग्राम में, जैसे फर्स्ट सीक्वेंशियल के बारे में देखते हैं हम। सीक्वेंशियल के बारे में, मान लीजिए कोई प्रोग्राम है, तो उसमें हम पहले हेडर फाइल्स लिखते हैं, उसके बाद मेन फंक्शन लिखते हैं, उसके बाद में हमने जैसे कोई वेरिएबल डिक्लेयर किया यहाँ पर। ठीक है, और उसके बाद में मान लीजिए हम इसमें इनपुट करवाते हैं फर्स्ट नंबर, तो मैं यहाँ पर 2 वेरिएबल हैं और उनमें इनपुट करवा रहा हूँ। मैंने यहाँ पर सी आउट कथन से और सी इन से ए और बी में इनपुट किया है, और सम में क्या किया, ए प्लस बी कर दिया। और उसके बाद में इन दोनों का जो टोटल होता है उसको प्रिंट कर दिया। मतलब एक नॉर्मल सा प्रोग्राम है। तो इसमें मतलब जिस क्रम में मैंने, जैसे पहले मेन फंक्शन लिखा, तो पहले मेन फंक्शन है वो एग्जीक्यूट होगा, उसके बाद में वेरिएबल्स बनेंगे, उसके बाद में फर्स्ट नंबर ये लाइन प्रिंट होगी, उसके बाद में ये, मतलब जिस क्रम में हम जो लिखेंगे उसी क्रम में बिल्कुल निष्पादित होगा। और लास्ट में जो प्रोग्राम है ये हमसे 2 के आउटपुट में क्या पूछेगा, इसमें इनपुट लेगा। फर्स्ट नंबर मान लीजिए हमने 2 दिए, वैसे सेकेंड नंबर उसमें हमने 4 दे दिए, तो लास्ट में प्रिंट कर देगा सम इक्वल 6। ओके, मतलब कहीं पर कोई भी लाइन है, कोई भी सेंटेंस, कोई भी निर्देश है प्रोग्राम का, वो बदलेगा नहीं। क्रम इनका यही रहेगा। स्टेप्स जो प्रोग्राम की हैं वो बिल्कुल सेम रहेगी। पहले वेरिएबल्स बनेंगे, उसके बाद में दोनों वेरिएबल्स में इनपुट लिया जाएगा, उसके बाद में सम जो है वेरिएबल, उनमें दोनों वेरिएबल से ए और बी का टोटल रखा जाएगा, और फिर सम की वैल्यू को प्रिंट किया जाएगा। कहीं पर कोई परिवर्तन इनके क्रम में नहीं हुआ है। ठीक है, तो सीक्वेंशियल जो स्ट्रक्चर होते हैं वो जिस क्रम में प्रोग्राम में लिखे जाते हैं उसी क्रम में संपादित होते हैं। सेकंड हमारा आता है सिलेक्शन स्ट्रक्चर। सेकंड है हमारा सिलेक्शन स्ट्रक्चर। तो देखिए, सिलेक्शन, सिलेक्शन का मतलब, जैसे सीक्वेंस का मतलब क्रम होता है, सिलेक्शन का मतलब होता है चयन करना। अर्थात हमें कई विकल्प दिए जाते हैं, उनमें से किसी एक विकल्प का चयन करना होता है। तो इसमें देखिए, जैसे फर्स्ट इसमें इफ़ है, फिर इफ़ एल्स है, फिर नेस्टेड इफ़ है, और उसके बाद में एल्स इफ़ सोपान आता है इसमें। ठीक है, जिसमें स्टेप्स होती हैं इफ़ की कई। तो इफ़ होता क्या है वास्तव में? देखिए, इफ़ कथन है वो एक कंडीशन के आधार पर किन्हीं 2 कथनों में से एक का चयन करने के लिए काम आता है। जैसे हम पहले इफ़ के बारे में पढ़ लेते हैं। इफ़ है, इफ़ के फर्स्ट भाग में यहाँ पर एक शर्त होती है, कंडीशन होती है। ठीक है, और उसके बाद में यहाँ होता है कथन 1। ठीक है, और उसके बाद में देखिए, पहले इफ एल्स का इसका इफ़ का देखते हैं पहले। तो इफ़ में कंडीशन दी गई, शर्त दी गई, शर्त यहाँ पर हमारी सत्य होती है, तो यहाँ लिखा गया कथन कार्य करता है, अन्यथा नहीं करता। एग्जाम्पल के रूप में देखें, यहाँ लिखा है इफ़ ए लेस देन 2। ठीक है, अब ये ए की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, प्रोग्राम के अकॉर्डिंग कुछ भी हो सकती है। ए की वैल्यू यदि 2 से कम होगी, तो मान लीजिए यहाँ मैंने लिखा सी आउट ए, मतलब ए की वैल्यू प्रिंट कर दो।
ठीक है। तो ये प्रिंट तभी होगी जब ए की वैल्यू 2 से कम होगी, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है कि इफ़ के अंदर कंडीशन यदि ट्रू होगी तभी कोई कार्य होगा, कंडीशन फॉल्स होने पर यहाँ पर कोई कार्य नहीं होगा, ठीक है। हम चाहते हैं कि कंडीशन अगर फॉल्स हो जाए तब भी कोई कार्य हो, तो वहाँ पर हम इफ़ एल्स काम में लेते हैं। जैसे इफ़ मान लीजिए यहीं पर ही है, इसी में देखते हैं इफ़, और एग्जाम्पल के रूप में देखते लेते हैं इसको। इफ़ ए लेस देन बी, ठीक है। इफ़ ए लेस देन बी, यहाँ लिखते हैं सी आउट ए और एल्स सी आउट बी, ठीक है। हमने ये लिखा। अब देखिए यहाँ पर कंडीशन दी है ए लेस देन बी। अब कंडीशन यहाँ पर यदि ट्रू होती है, यदि ए की वैल्यू बी से कम है तो ए की वैल्यू प्रिंट होगी, मतलब कथन ए काम करेगा। कंडीशन गलत हो जाती है तो कथन 2 काम करेगा। तो यहाँ पर 2 ऑप्शन है हमारे पास, कंडीशन है, ठीक है। कंडीशन यहाँ पर कौन सी है, ए लेस देन बी, ठीक है। और यहाँ पर ट्रू होगी कंडीशन तो ए प्रिंट होगा, फॉल्स होगी तो बी प्रिंट होगा, ओके। मतलब यहाँ पर एक कंडीशन के आधार पर और 2 कथनों में से एक का चयन करने के लिए सिलेक्शन जो स्ट्रक्चर है वो काम में आता है। इसके बाद में दूसरा देखते हैं, एक होता है स्विच कथन। स्विच और 3 कथनों का समावेश भी कई बार करते हैं इसमें। स्विच होता है, केस होता है और डिफ़ॉल्ट होता है, जिसका अपना अपना महत्व है सभी का, ठीक है। जैसे देखते हैं, मान लीजिए कि एक यूज़र है, एक प्रोग्राम के अकॉर्डिंग देखते हैं इसको, कि एक उपयोगकर्ता है, उसको ये कहा जाता है कि आप जो वार होते हैं, मतलब जैसे डेज होते हैं, उनमें से डे के अकॉर्डिंग आप, जैसे संडे का 1 है, मंडे का 2 और फिर ट्यूसडे का 3, इस तरह से सैटरडे का 7, ठीक है। तो उनमें से आपको कोई एक नंबर चूज करना है, जो नंबर आप चूज करोगे उसी दिन का जो डे होगा उसका नाम प्रिंट हो जाए, ठीक है। मतलब सिलेक्शन करना है हमें किसी एक नंबर का और उसका अकॉर्डिंग वो नाम प्रिंट हो जाए। जिस तरह से फ़ोन के अंदर हमें जो टेलीकॉलिंग के आते हैं हमारे पास कॉल, कि आप ऑप्शंस को चूज करने के लिए 1 दबाइए, 2 दबाइए, तो हम जैसे दबाते हैं, सेलेक्ट करते हैं सिलेक्शन के अकॉर्डिंग ही, और हमारे को उसकी जो सर्विसेज हैं वो उपलब्ध करवाई जाती हैं। तो यहाँ पर देखिए, जैसे यूज़र से पूछा सी आउट कथन के द्वारा, एंटर डे नंबर, ठीक है, और सी इन, और मान लीजिए यहाँ पर डे नाम का वेरिएबल है उसमें इनपुट करवाया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर स्विच कथन को लिखेंगे स्विच, और स्विच में हम डे की वैल्यू को रख देते हैं यहाँ पर, ठीक है। और उसके बाद में यहाँ लिखते हैं केस 1, ठीक है, केस 1, और केस 1 के आगे मान लीजिए मैंने लिख दिया संडे, यहाँ लिखा मैंने ब्रेक, ठीक है। ऐसे ही केस 2 सी आउट मंडे, फिर मैंने ब्रेक कथन लिखा। तो इसी तरह से बिल्कुल सेम इसी तरह से चलते हुए हम लास्ट में केस 7 तक आ जाएंगे, ठीक है। और उसके आगे ऐसे ही सी आउट कथन, ब्रेक कथन लिखते हुए, और यहाँ लिख देता हूँ मैं सैटरडे, ठीक है, और ब्रेक। देखिए ब्रेक कथन है वो भी हम देखेंगे, वो आगे आएगा इसमें, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हमने, मान लीजिए यूज़र है, उसने जब उससे डे नंबर पूछा गया तो उसने मान लीजिए 2 दे दिया, ठीक है, 2 दिया दिया। तो यहाँ पर 1 से लेकर 7 तक वो कितने भी दे सकता है। अब उसने 2 दिया तो फर्स्ट ये स्विच क्या करता है, डे की वैल्यू को कंपेयर करता है, 1 2 3 4 5 6 7 इनसे कंपेयर करता है, जिससे वैल्यू मिल जाती है उसके आगे लिखा हुआ सी आउट में जो कथन लिखा हुआ है ना वो, और एग्जीक्यूट हो जाएगा। अब मान लीजिए इससे 1 से तुलना की इसने, इसके इक्वल नहीं मिला इसको, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग सही नहीं मिला। फिर 2 से जब किया तो इन दोनों की वैल्यू है वो
केस 2, इधर डे की वैल्यू भी 2 है, केस की वैल्यू भी यहाँ पर 2 है, तो दोनों की वैल्यू मैच हो जाएगी। मैच होने पर और प्रिंट क्या करेगा, ये मंडे प्रिंट करेगा। और जिस कथन को भी प्रिंट कर देता है, ये संडे हो चाहे मंडे हो, जस्ट उसके बाद में लिखा है ब्रेक कथन, मतलब प्रोग्राम का जो ये यहाँ पर सर्कुलेशन है, यहाँ पर इसको रोकने के लिए, ब्रेक करने के लिए, ताकि आगे ना चले, और ब्रेक कथन का उपयोग किया गया है। ठीक है, तो जिसके अकॉर्डिंग जो मिलेगा वो कथन निष्पादित होगा और प्रोग्राम वहीं पर रुक जाएगा हमारा। अब ये केस भी हो गया, स्विच भी हो गया, केस भी हो गया। डिफ़ॉल्ट कथन क्या काम आता है? डिफ़ॉल्ट कथन में मैंने जैसे लिखा डिफ़ॉल्ट फिर सी आउट यू एंटर्ड रॉन्ग चॉइस। ओके, यू एंटर्ड रॉन्ग चॉइस, कि आपने गलत चुनाव किया। देखते हैं हम कई बार हमें टेलीकॉलिंग के अंदर ही, और हमें कहा जाता है कि आप इसके लिए 1 दबाइए, इसके लिए 2 दबाइए, 3 दबाइए, 4 दबाइए, 1 से लेकर 4 तक ऑप्शन मिलते हैं। हम उनमें से कोई बटन नहीं दबाते तो हमें कहा जाता है कि आपने कोई चुनाव नहीं किया है। या फिर मान लीजिए हम दूसरा कोई ऑप्शन देते हैं तो बोलते हैं कि आपने गलत चुनाव किया है। तो वो क्या है कि जिस कंडीशन में हमारा जो यहाँ पर जो ऑप्शन हमने दिया है, जो वैल्यू हमने दी है, वो मैच नहीं करती है, उस कंडीशन के अकॉर्डिंग और हमें ऑप्शन दिया जाता है, यहाँ पर वापस से कुछ ना कुछ रिटर्न किया जाता है। तो मान लीजिए यहाँ पर यूज़र ने 1 से लेकर 7 तक कुछ भी इनपुट नहीं किया, तो किसी से भी मैच नहीं करेगा। जब किसी से भी मैच नहीं करेगा, उस स्थिति के अंदर हमारे पास में लाइन प्रिंट होगी, यू एंटर्ड रॉन्ग चॉइस। ओके, लास्ट हमारा है लूप। लूप स्ट्रक्चर जो बहुत ही महत्वपूर्ण है इसके अंदर। देखिए, लूप का मतलब क्या होता है? जब हम चाहते हैं कि कोई कथन है वो उसको 1 से अधिक बार दोहराया जाए, ठीक है, तो उस स्थिति में हम लूप का काम में लेते हैं। और किसी कथन को बार बार दोहराना लूपिंग कहलाता है। ठीक है, लूपिंग हमारे 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले होता है हमारा फॉर लूप। ठीक है, फॉर लूप में क्या होता है? फॉर लूप का प्रयोग हम तब करते हैं जब हमें पहले से पता होता है कि किसी कथन को निश्चित समय तक दोहराया जाना है, जैसे 5 बार या 10 बार। ठीक है, हमें पहले से पता हो, तो उस कंडीशन में फॉर लूप का उपयोग करते हैं। फॉर लूप का सिंटैक्स देखते हैं सबसे पहले हम। फॉर इनिशियलाइजेशन होता है सबसे पहले, सेकंड होता है कंडीशन, एंड थर्ड होता है इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। ठीक है, और उसके बाद में इसमें कोई भी कथन हो सकते हैं। ठीक है, सेट ऑफ स्टेटमेंट हो सकता है, कोई भी, कितने भी कथन हो सकते हैं इसके अंदर। मतलब जिन कथनों को हमें दोहराने जाना है वो हम फॉर लूप के इस ब्लॉक के अंदर लिखते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर 3 चीज़ें हमारे पास, इनिशियलाइजेशन, कंडीशन, इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट। यहाँ पर देखिए, इनिशियलाइजेशन में क्या होगा कि हम किसी भी लूप को चलाने के लिए एक लूप वेरिएबल का उपयोग करते हैं। ठीक है, वो लूप वेरिएबल में कोई वैल्यू देते हैं, उसको इनिशियलाइज करते हैं, और फिर लूप है वो उसी वैल्यू से आगे बढ़ता है। ठीक है, यहाँ पर कंडीशन दी जाएगी, जब तक कंडीशन ट्रू रहेगी हमारा कथन है वो दोहराया जाता रहेगा। ठीक है, और इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट, ये इनिशियलाइज्ड वैल्यू से लेकर और कंडीशन के ट्रू होने तक जो वैल्यू दी जाती है, वो वैल्यू इंक्रीमेंट होकर, जो लूप काउंट, हमारा जो काउंटर वेरिएबल होता है, वो इंक्रीमेंट होकर उस वैल्यू तक पहुँचे कंडीशन को ट्रू करने के लिए। ठीक है, और या फिर डिक्रीमेंट होकर पहुँचे, वो हम यहाँ पे देंगे। इंक्रीमेंट के लिए प्लस प्लस काम में लेंगे और डिक्रीमेंट के लिए माइनस माइनस काम में लेंगे। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ फॉर आई इक्वल 1, आई लेस देन इक्वल 10, आई प्लस प्लस, और यहाँ लिख दिया मैंने गुड मॉर्निंग। ठीक है, अब यहाँ पर होगा क्या? फर्स्ट मैंने आई, यहाँ पर एक लूप वेरिएबल है, आई की वैल्यू को मैंने इनिशियलाइज किया है 1 से, आई की वैल्यू 1 है। यहाँ पर कंडीशन दी है मैंने आई लेस देन इक्वल 10, इट मीन्स आई की वैल्यू जब तक कम रहे या इक्वल नहीं हो जाती 10 के, 10 के, तब तक वो प्लस प्लस होती रहे, मतलब बढ़ती रहे एक एक करके। तो आई की फर्स्ट वैल्यू 1 होगी, फिर 2 होगी, फिर 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10।
10 तक, मतलब टोटल 10 टाइम्स यहाँ पर हमारा लूप है वो चलेगा। लूप में लिखा गया कथन है सी आउट जो कि प्रिंट करता है, तो हमारा गुड मॉर्निंग 10 टाइम्स गुड मॉर्निंग प्रिंट करेगा ये, ठीक है। जैसे यहाँ पर इसकी आई की वैल्यू इंक्रीमेंट होकर होगी 11, तो कंडीशन यहाँ पर गलत हो जाएगी, हमारे लूप वहीं पर रुक जाएगा, 10 टाइम्स हमारा गुड मॉर्निंग प्रिंट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट लूप देखते हैं, वाइल लूप। वाइल का मतलब होता है जब तक, इट मीन्स जब तक कंडीशन ट्रू रहे तब तक काम होता रहे, जैसे कंडीशन गलत होती है लूप हमारा रुक जाता है। वाइल लूप में कंडीशन की जांच पहले होती है और जो कार्य होता है, कथन का निष्पादन होता है, वो बाद में होता है, इसलिए इसको प्री टेस्ट कंडीशन लूप भी कहा जाता है, ठीक है। वाइल लूप का उपयोग कंडीशन की जांच करने के लिए, कंडीशन जांच पहले होती है और कथन का निष्पादन बाद में होता है, ठीक है, इसलिए इसको प्री टेस्ट कंडीशन लूप कहा जाता है। जहाँ पर क्या होता है, जो वाइल लूप है, वाइल लूप में हम कंडीशन देते हैं, कंडीशन ट्रू होगी तो यहाँ पर लिखा जो भी स्टेटमेंट होगा हमारा वो कार्य करेगा, ठीक है, इतना सा है। जैसे वाइल, अब यहाँ पे दे दिया मैंने <5, कंडीशन दी है मैंने यहाँ पर, और यहाँ पर लिखा मैंने ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर मैंने इसके बाहर कर दिया a++। अब देखो a की वैल्यू यहाँ पर मान लीजिए, यहाँ पे इनिशियलाइज कर देता हूँ मैं a को, इससे पहले a = 1, ठीक है। अब यहाँ पर a की वैल्यू है वो 1 दे दी मैंने, और कंडीशन दी है कि a <5 कि जब तक a की वैल्यू 5 से कम रहे, और तब तक a की वैल्यू ++ होती रहेगी और फिर इसको प्रिंट करता रहेगा। a की वैल्यू 1 है, यहाँ पर कंडीशन की जाँच होगी, a <5, हाँ a की वैल्यू यहाँ पर 5 से कम है तो ये हेलो को प्रिंट कर दो, ओके। फिर a की वैल्यू बढ़ा दो, a की हो जाएगी 2, कंडीशन जांच फिर से होगी, फिर a की वैल्यू 5 से कम मिलेगी, फिर इसको प्रिंट करेगा, फिर a की वैल्यू 3 होगी, फिर 4 होगी, जब तक 4 होगी प्रिंट करता रहेगा। जैसे उसकी 5 होगी कंडीशन हमारी गलत हो जाएगी, लूप ये प्रिंट होना बंद हो जाएगा, ठीक है। तो कंडीशन जाँच पहले होती है और कथन निष्पादन बाद में होता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा लूप आता है, लास्ट लूप है हमारा डू वाइल। नाम से जैसे पता चल रहा है कि डू मीन्स करना, जो भी काम होगा, कथन का निष्पादन होगा वो पहले होगा और कंडीशन की जांच है वो बाद में होगी। तो इससे क्या होगा कि कंडीशन की जांच बाद में हो रही है, लूप का निष्पादन पहले हो रहा है, तो मान लीजिए कंडीशन यदि गलत भी हो जाती है तो लूप का निष्पादन कम से कम एक बार अवश्य होगा, और कंडीशन की जांच लास्ट में होती है तो इसको पोस्ट टेस्ट कंडीशन लूप भी कहा जाता है, ठीक है। इसमें क्या होगा, इसमें मान लीजिए हमने लिखा डू, यही चीज़ हम इसको रिवर्स करके लिख रहे हैं, डू सी आउट हेलो, कि हेलो, इसको हेलो को प्रिंट करो, ठीक है। और इसके बाद में मैंने यहाँ लिखा वाइल a <5, और इसमें लिख दिया मैंने, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं a++, ठीक है। तो इससे क्या होगा, प्रिंट करेगा, इसको प्रिंट करने के बाद में कंडीशन की जांच करेगा यहाँ पर, ठीक है। कंडीशन जांच होगी, अगर ट्रू पाई जाती है तो ++ करके बढ़ा दो इसको, फिर प्रिंट करो, तो इससे चलता रहेगा, ठीक है। जहाँ पर कंडीशन गलत होगी उसके बाद में लूप हमारा रुक जाएगा। लेकिन देखो यहाँ पर क्या है, वाइल लूप के अंदर कि कंडीशन गलत हो जाएगी, ये मान लीजिए फर्स्ट टाइम में कंडीशन गलत होती है तो भी एक बार प्रिंट करके उसके बाद में ही कंडीशन की जांच करेगा, कंडीशन गलत होने पर भी कम से कम लूप का निष्पादन एक बार तो अवश्य होगा। थैंक यू।